नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार जो है वो सख्त हो गई है। बड़ी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने और चौकियों में ऐसे माहौल बने कि आम आदमी को न्याय मिले, ना कि उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध नियंत्रण केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि पुलिस की आत्ममंथन करते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा। सोमवार को सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारियों, अभियोजन, कारागार और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि रात की गश्त जो है वो बढ़ाई जाए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे। अपराधी जो है वो मामलों को वांछित को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखे जाए और मामलों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किए जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुकदमों में कमजोर पैरवी को लेकर भी अभियोजन विभाग को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अपराधी केवल कमजोर पैरवी के कारण सजा से बच निकलते हैं, जो न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने अभियोजन अधिकारियों के परफॉर्म ऑडिट करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि उनकी जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने कहा कि अभियोजन की पैरवी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाए और पीड़ित को हर हाल में न्याय मिल सके। तो वहीं देहरादून में हिमाचल परिवहन निगम की बस जो है वो खाई में गिर गई है और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल के रोडवेज बस जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के एचपी रोडवेज बस हरिपुर कोटी के पास खाई में बस अनियंत्रित होकर गिर गई है और अब तक मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई है। बस में 30 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम जो है वो बचाव अभियान में लगातार जारी है। थाना प्रभारी ने बताया है कि घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल इस बड़े हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और लगातार पुलिस जो है अब आगे की मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं देहरादून जिले के मसूरी की ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम कैमल बोर्ड रोड के पुनर्निर्माण की दिशा में प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। लंबे समय से जर्जर हालत और कार्यों में देरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीते दिनों एसडीएम फाइनेंस के मिश्रा के नेतृत्व से सभी संबंधित विभागों ने संयुक्त निरीक्षण किया। धनराशि स्वीकृत होते ही करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। नगर पालिका के अधिशासित अधिकारी गौरव ने बताया कि पालिका द्वारा पहले ही कैमल बैक रोड का पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के बैठकों को लेकर बेंच लगाने को लेकर डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है, जिसे स्वीकृति भी मिल गई है। हालांकि वित्त विभाग की आपत्तियों के चलते परियोजना जो है अटक गई थी। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के लगातार प्रयासों के बाद से अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद से परियोजना को संशोधित रिपोर्ट तैयार कर पुनः शासन को भेजी जाएगी। धनराशि स्वीकृत होते ही करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें जो नगर पालिका के कैमल बैक रोड है उसका पुनर्निर्माण किए जाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और बीच में बेंचेस, सुरक्षा दीवार आदि बनाने के लिए डीपीआर नगर पालिका द्वारा तैयार की गई थी, जिसे शासन द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया था। वित्त विभाग द्वारा इसमें आपत्ति लगाई गई थी कि संचयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, जिसमें नगर पालिका, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी, माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब सम्मिलित है, इनके द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया और जो पूरा प्रोजेक्ट था उसकी जानकारी अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त की गई और इसकी जो रिपोर्ट है वो आने वाले दिनों में तैयार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर दी जाएगी।
इसके उपरांत जैसे ही धनराशि आवंटित होती है नगर पालिका को, तो इस सड़क का पुनर्निर्माण किए जाने के लिए कार्य प्रारंभ कर। कितना बजट है सर इस पूरे? इसकी वर्तमान में अभी धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। जो नगर पालिका ने इसका बजट बनाया है वो लगभग 3 करोड़ समथिंग का बजट है, और इसमें सुरक्षा दीवार है कई स्थानों पर, बैठने के लिए स्थान है, बेंचेस हैं, और जो पूरी सड़क है जो हमारी लगभग 3 किलोमीटर की पूरी कैमलबैक रोड है उसका पुनर्निर्माण। वहीं हाईकमान बता दें कि बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल द्वारा बीजेपी के अनमोल जो कि मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जिसके चलते शहनवाज आलम को अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है। शहनवाज आलम के दोबारा मंडल अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका नगर के मुख्य चौराहों पर आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया और साथ ही मिठाई भी वितरित की है। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शहनवाज आलम ने पार्टी हाईकमान और बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं का आम जन को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। आज मुझे पुनः अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का, महेंद्र भट्ट जी का, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का, और हमारे ऊर्जावान युवा कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी का, और कमल जिंदल जी, माननीय सुखदेव। विशेष धन्यवाद मुकेश सनवाल जी मंडल अध्यक्ष का, और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया। और मैं ये भरोसा दिलाता हूं सबको कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से उठकर काम करेंगे। अल्पसंख्यक में जो जो काम होते हैं उसके लिए घर घर जाकर पहुँचाएँगे और काम करेंगे। हमने पहले भी काम करा है और आज भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, उसका हम लाभ लोगों को दिलाते आए हैं और दिलाएंगे भी, और इसका लाभ हमें कहीं ना कहीं 2027 में ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और माननीय सौरभ बहुगुणा जी को भी 2027 में लोगों से मिलेगा। हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, काम करा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हर मुस्लिम व्यक्ति जानता है और उसका लाभ ले चुका है। आज मुझे पुनः अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष। तो वहीं आज उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है, तो वहीं ऊंचाई वालों इलाकों में हिमपात की भी संभावना है। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि हिमालयी इलाकों में हुई तेज बर्फबारी के बाद से उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जहां एक तरफ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, तो वहीं राजधानी देहरादून समेत निचले इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश हुई है, जिसके चलते हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। बता दें कि पहाड़ों या फिर ढलानों पर बर्फ और मलबे का एक तेज और विनाशकारी बहाव होता हुआ दिख रहा है, जिससे जान माल का नुकसान भी होता है। साथ ही मैदानी इलाकों का मौसम प्रभावित होता है। हिमस्खलन और भारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत विशेष करके दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा और बारिश का सिलसिला बढ़ सकता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आती है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग को डेंजर लेवल 2 के तहत रखा गया है, जो कि संवेदनशील क्षेत्र में हिमस्खलन को अधिक संभावना को दर्शाता है। ऐसे में इसी बीच पिथौरागढ़ और बागेश्वर को डेंजर लेवल 1 में रखा गया है। ये एडवाइजरी सोमवार शाम को करीब 5 बजे प्रभावित होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग जो है वो लगातार इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोगों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है, अलाव के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही गर्म कपड़े पहनने की भी सलाह दी गई है। तो वहीं हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया है और तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। बता दें कि हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत जो है वो बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। मृतक और घायल की पहचान यूपी के निवासी के रूप में हुई है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश और हादसे की जांच फिलहाल तेज कर दी है।
तो वहीं उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है। विकासनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। विकासनगर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार हालातों पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार और खनन माफियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है और इसी के विरोध में कांग्रेस 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करेगी। जो सरकार इस राज्य के अंदर है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहा है। ये देवभूमि है, इसमें किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सत्ता में बैठे हुए लोग जब जब चुनाव आता है तब तब जो है इस देश और प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द को जो है समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस ने सरकार के जन विरोधी जो निर्णय है उनके खिलाफ 16 फरवरी को जो है देहरादून के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का निर्णय लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई। तो वहीं शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी सुरेश गुप्ता को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से मृतक प्रीति रावत पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था और लगातार धमका रहा था। शादी से इनकार किए जाने के बाद से आरोपी ने सुनियोजित तरीके से तमंचा खरीदकर 31 जनवरी की रात को मृतका के कमरे में घुसकर गोली मारकर उसकी जान ले ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह जो है खुद ऋषिकेश पहुंचे हैं और एसओजी समेत कई विशेष टीमें गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसे यूपी से प्रदेश से बाहर यानी कि फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा गया है। हिरासत में है आरोपी और हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित पूरे नेटवर्क को पुलिस जो है वो लगातार खंगालने में जुटी हुई है। देखिए, जो 31 तारीख को 9:30 बजे सूचना मिली थी जिसमें एक युवती के मरने की सूचना थी, जिस पर जब वहां पर पुलिस टीम पहुंची तो उसके बाद पूरी जो एसएसपी महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि एसओजी की टीम, हमारे लोकल थाना की टीम गठित की गई थी और इनके द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे थे और बाकी जो भी बातचीत थी, जो भी नोन थे उनसे की जा रही थी। तो इसके बाद ये मालूम चला कि तहरीर में भी ये नेम्ड इसके पिताजी द्वारा किया गया था, सुरेश गुप्ता जिसका नाम आया है, नामजद अभियुक्त है ये। तो इसी के द्वारा मर्डर किया गया, ये जानकारी में आया। जो टीमें गठित की गई इनके द्वारा लगातार इसकी जानकारी की जा रही थी कि वो कहाँ कहाँ गया है। तो मर्डर करने के बाद उसके बाद वो सीधा दिल्ली की तरफ गया था और उसके बाद फिर आज उसे छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि वो लगभग 4 साल से इस युवती को जानता था और इनका प्रेम प्रसंग था और उसका ये कहना है कि ये दोनों जल्दी शादी करने वाले थे और इसकी शादी करने के लिए, क्योंकि ये युवक पहले से ही शादीशुदा था और ये जो महिला है, जो मृतका है, इसका कोर्ट में तलाक हो चुका है। तो ये दोनों आपस में जब शादी करना चाहते थे तो फिर युवक द्वारा ये कहा गया था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद आपसे शादी करूंगा। तो ये तलाक में भी 2-3 महीने पहले हो गया था। तो तलाक के पश्चात उसके बाद अब ये फरवरी में शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच तो वहीं अब आपको सीधे लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं।
मैं आप सभी मीडिया के अपने सभी मित्रों का आज इस चर्चा में यहाँ पर आप सबके पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत अभिनंदन है और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहते हैं। पिछले माह भी हम सबकी भेंट हुई थी। आज विशेष रूप से क्योंकि कल माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है।